जी हाँ, आज इनटू द वाइल्ड सेगमेंट में हमारे साथ हैं एक ऐसे वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर जिन्होंने अपने कहानियों के माध्यम से सिर्फ जंगलों के छुपे राज ही नहीं बल्कि उनकी हिस्ट्री और ह्यूमन स्टोरीज भी बताई हैं। यस, ही इज़ एन इकोलॉजिस्ट, अ बायोलॉजिस्ट, अ कंजर्वेशनिस्ट, अ फिल्म मेकर एंड ऑल्सो अ फॉर्मर BSF ऑफिसर। लेट्स वेलकम मिस्टर अमित गोस्वामी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। सो मेनी फेदर्स टू योर हैट। इतनी सारी चीज़ें आप करते हैं, इतनी शानदार आपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, मगर आपका बैकग्राउंड देखा जाए तो BSF से आपने वहाँ BSF में थे और BSF से फिल्म मेकिंग, ये किस प्रकार का स्विच हुआ? मैम ये स्विच शुरू हुआ था, एक्चुअली मेरे फादर एयरफोर्स में थे, रिटायर हुए हैं अभी रिसेंटली। तो मैं फादर के साथ में हम लोग थ्रू एंड थ्रू मेरी स्कूलिंग लगभग 10 जगह से हुई है, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ इंडिया। तो जंगलों का शौक शुरू से ही था। पर ये था कि उसमें किया क्या जाए। ऑफिस का जॉब उतना मुझे फ्यूचर में लेना नहीं था। एजुकेशन के तौर पे लाइफ साइंस मैंने शुरू किया, फिर उसके बाद में एजुकेशन के तौर पे मैंने मास्टर्स की वाइल्ड लाइफ साइंस में फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जब मैं MSc कर रहा था, 2011 की बात थी, तो हम लोग का फील्ड रिसर्च होता है। रणथंभौर में हमें फील्ड में काम करना होता है किसी एक टॉपिक पे। तो मैं टाइगर के प्रे पे काम कर रहा था, सांबर डियर के ऊपर। तो मेरे हाथ में एक पैड रहता था, एक हाथ में कैमरा रहता था। तो कुछ मोमेंट है, कुछ रिकॉर्ड कर लिया, कुछ अच्छा शॉट है ले लिया। ऐसे शाम को जाते थे, डेटा एंट्री कर दिया, कार्ड खाली करके कॉपी कर दिया। कुछ समय बाद मुझे लगा इसमें अच्छी कहानी कही जा सकती है। ऐसा फिल्म मेकिंग का कोई बैकग्राउंड था नहीं। तो मैंने सोचा कि रिसर्च पेपर के साथ में इसको डॉक्यूमेंट्री के तौर पे बनाया जाए। तो मैंने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, क्रॉनिकल्स ऑफ ए वाइल्ड लाइफ। इनिशियली ये था कि ये मैं खुद के लिए बना रहा हूँ कि मुझे कभी अपने रिसर्च डेज याद करने होंगे तो मैं आगे से इसको देखूंगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में कुछ रिकॉग्निशन मिला मुझे पुणे में। अराउंड 150 डॉक्यूमेंट्रीज में KVIFF में मुझे जॉइंट 3rd प्राइज मिला। ये एक पुश था मेरे लिए। कुछ दूसरी जगह भी स्क्रीनिंग वगैरह हुई। तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। और मुझे इतना इंटरेस्ट आया इस चीज़ में कि धीरे धीरे मैं BSF में आया। BSF की बात लेते हैं, 2011 में मैं आर्म फोर्सेस में आया। इट वाज अ ड्रास्टिक स्विच। WIS MSc करने के बाद किसी ने आर्म्ड फोर्सेस ऐसे ज्वाइन नहीं किया है। कोई फौजी आदमी बनता नहीं है। हम लोग PhD करते हैं, रिसर्च करते हैं, NGOs में काम करते हैं, अलग अलग फील्ड चुनते हैं, लेकिन कोई आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन नहीं करता है। एक रीज़न ये था कि मुझे वाइल्ड लाइफ क्राइम में कंट्रीब्यूट करने का मन था। क्योंकि देखिए, अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, कंजर्वेशन के बहुत सारे पहलू हैं। हम लोग रिसर्च एक चीज़ देख सकते हैं, बट अगर वो स्पीसीज ही नहीं रहेगी तो रिसर्च किस पे करेंगे हम। MSc के दौरान मैंने राइनो की पोचिंग देखी कि अफ्रीका में किस तरह से उसका सींग को काट के वो अपने खून के तालाब में बैठा हुआ है, उसको होश आ गया है, उसका सींग नहीं है एंड वो जिंदा है। तो उस तरह के मार्मिक दृश्य देख के मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे मैदान में उतरना चाहिए। क्या, और वहीं से आपको एक पुश मिला कैमरा उठाने के लिए और इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए। और BSF की अगर आप बात कर रहे हैं तो इस यात्रा को भी आपने एक तरह से डॉक्यूमेंट किया है कि जो बॉर्डर्स पे वाइल्ड लाइफ है वो किस तरह की रहती है और BSF का क्या योगदान रहता है। तो इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में भी हमें कुछ बताएं। मैम बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली वाइल्ड लाइफ को आप आइसोलेशन दो और सिक्योरिटी दो तो उसको मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रकृति अपना बैलेंस जो है ना खुद ब खुद ढूंढ लेती है। उसमें ज़्यादा ह्यूमन एंगल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, मैं समझता हूँ। क्योंकि हम एक चीज़ ठीक करते हैं तो कुछ चीज़ ख़राब भी कर देते हैं, है ना। तो हम अगर नेचर को अपने आप पे ही छोड़ दें तो अपना बैलेंस खुद ढूंढ लेता है। मैम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर वो जगह है जहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारी दिन रात तैनात है। हम गुजरात से लेके कश्मीर पे बात करें या हम ईस्टर्न बॉर्डर बांग्लादेश की बात करें, नॉर्थ ईस्ट से लेके, हमारी BSF दिन रात उसकी चौकसी करती है। सिक्योरिटी की वहाँ पे कोई कमी नहीं है। दूसरा इथॉस जो होता है एक आर्म फोर्सेस का संरक्षण के तौर पे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ये भी हमारे
वो नागरिक हैं जो वोट नहीं कर सकते हैं, ये भी हमारी धरोहर ही है। एंड उस तरह से वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल गया और आइसोलेशन मिल गया। वहाँ पे कोई जाता नहीं है, कोई गांव नहीं है, कि किसी तरह की बसावट नहीं है, तो वाइल्ड लाइफ अपने आप थ्राइव करती है। एक इंटरेस्टिंग पहलू मैं आपको बताऊं कि वो जो जीरो लाइन है हमारी, जीरो लाइन के हमारी तरफ भारत में ब्लैक बक के झुंड जो है, मतलब डॉक्यूमेंट्री में आप देखिएगा लिविंग विद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 200-300 के झुंड दिखते हैं। एंड वहीं अक्रॉस द बॉर्डर वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है। इवन ब्लैक बक्स आर लोकली एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान। वहाँ पे कंजर्वेशन के मेजर्स लिए जा रहे हैं, एनजीओज वहाँ पे लगे हैं कि उसको ब्रीड करके वापस वाइल्ड में किया जाए। बट किसी देश के इथॉस जो होते हैं पर्यावरण को लेके, वो मायने रखता है कि वहाँ पे वाइल्ड लाइफ किस तरह से बचती है। बिल्कुल। और आपकी डॉक्यूमेंट्री में भी आपने कवर किया है कि कंजर्वेशन में बीएसएफ के जो जवान हैं उनका कितना बड़ा योगदान रहा है, कितना रोल रहा है। मैंने देखा था एक बहुत छोटा सा एक पार्ट है कि उसमें उन्होंने अपने पुराने जो हेलमेट्स हैं उसमें पानी भर के जो चिड़ियों को पानी दिया था। इस तरह की कई सारी चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट्री में है, उसके बारे में भी बताएं हमें। जी मैम, एब्सोल्युटली। हमारे जो जवान हैं मैम, आप देखिए मैं बीएसएफ में भी रहा हूँ, आइसोलेशन रहता है वहाँ पे। वहाँ पे आपका कोई फ़ोन कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊंगा, आप सोचोगे ऐसी भी कोई जगह है क्या। हम लोग कई बार फ़ोन पेड़ पे टांगते हैं, ब्लूटूथ से बात करते हैं। आजकल तो कुछ नेटवर्क वगैरह आ गए हैं, तो ऐसे में हम कनेक्ट करते हैं ना जब नेचर के साथ, तो एक हमें एक मन की शांति कह लीजिए, या एक फैमिली वाली फीलिंग तो आती है। Absolutely, और right. जिस तरह से मैम ने बताया कि हेलमेट को उल्टा करके रखना, वो एक्चुअली हमारी फोर्सेस के अंदर ही है। पर्यावरण संरक्षण की जो वैल्यूज हैं हमारा हेडक्वार्टर से लेके नीचे तक हमारी फोर्स की वैल्यूज में ही है। अब बॉर्डर्स तो इंसानों के लिए, जानवरों के लिए भी बॉर्डर्स होते हैं या वो क्रॉस कर लेते हैं, आना जाना चलता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैम। मैं पंजाब पोस्टिंग था तो मैंने इस पे कुछ स्टडी भी करी थी, हमने कैमरा ट्रैपिंग भी करी थी। एंड कुछ एक जानवर पार कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ एक जानवर जैसे अपने जंगली सुअर हो गए, ये पार कर लेते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये पार कर लेते हैं और अपना सेही वगैरह पार कर लेते हैं। एक शॉट मैंने लिया था वहाँ पे सेही को पार करते हुए, बॉर्डर फेंस बैकग्राउंड में है, वो शॉट मैंने एक लिया था, लकीली वो मिल गया। They don't know any barriers। और वॉर कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो वियतनाम का वॉर हम सभी जानते हैं काफ़ी लंबा चला, इकोनॉमी को बहुत हार्म किया, लोगों को बहुत डैमेज किया, वाइल्ड लाइफ को कितना हार्म किया, नेचर को कितना हार्म किया, ये भी आपने इस पे भी डॉक्यूमेंट्री बताई है। इसकी इंस्पिरेशन कैसे मिली आपको? मैम, वाइल्ड वियतनाम मैंने अभी रिसेंटली कुछ साल पहले बनाई है। एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट होने के साथ में अगर मेरे साथ फौज का टैग भी जुड़ा है, तो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। मुझे ऐसा लगा कि मुझे वियतनाम जो वॉर है वो बहुत लंबी वॉर थी। कुछ वॉर अगर कुछ समय के लिए भी चल जाए तो कितना नुकसान पैदा करती है, इंसानी नुकसान से लेके हर तरह का नुकसान। बट किसी ने उस 20 साल लंबी वॉर का पर्यावरण पे इम्पैक्ट का आज तक कवर नहीं किया। तो मुझे लगा मुझे ये कवर करना चाहिए। 55 to 75 रफली 2 decades लॉन्ग वॉर थी। 1 मिलियन लोग वियतनामीज मरे थे, यूएस सोल्जर्स काफ़ी मरे थे। तो कुछ डिक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो आर्मी के डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ से इंफॉर्मेशन ली, और सब लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन लेके ये मैंने बनाया। और इंटरेस्टिंग एक उसमें एस्पेक्ट मैंने ये भी रखा है कि किसी देश के कल्चर कैसे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं। मतलब वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, मतलब वहाँ पे प्राइमेट्स की स्पीसीज़ का नंबर बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। इवन प्राइमेट्स का कोई कॉन्फ्रेंस होता है तो वियतनाम में ही होता है। बहुत अच्छा स्पीसीज़ का नंबर अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि कई स्पीसीज़ का तो ब्रेन का सूप भी पिया जाता है। इट्स अ वेरी फेमस थिंग, मंकी ब्रेन सूप एंड ऑल। तो इस वजह से कुछ एक प्रजाति हैं लाइक कैटबा लंगूर, उसकी संख्या को 70-80 बची है। लेकिन अभी कुछ बदलाव आ रहे हैं। आई थिंक दिस इज द सेम कैटबा लंगूर ही है। हाँ जी। मैम, ये कैटबा लंगूर है। इसका संख्या जो है अराउंड 70 to 80 रह गई है। और इसको वाइल्ड में देखना भी बहुत मुश्किल है। और लगभग हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो रिसर्च में वहाँ काम करते हैं, उनके साथ
उनके सहयोग से हम देख पाए, अदरवाइज वाइल्ड में देखना बहुत बहुत मुश्किल है। बट काफी रेयर फुटेज मालूम होती है। हाँ जी, इट्स अ रेयर फुटेज। काफ़ी उन्होंने अपनी लाइब्रेरी से भी प्रोवाइड किया। और कल्चर की बात कर रहे थे जैसे, तो एक जो हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ आज की डेट में इतनी अच्छी मिलती है, ये हमारा कल्चर ही है, हमारी संस्कृति में है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि हमारे एथॉज में ही है कल्चर, और आज हम गणेश चतुर्थी का पर्व मना रहे हैं। और आपकी जो वाइल्ड वियतनाम सीरीज़ फिल्म है, इसमें भी मैंने देखा है कि एलिफेंट्स, हमारे देश में आज हाथी को पूजा जाता है गणेश भगवान की तरह, और वहाँ पे उसमें फिल्म में मैंने देखा है कि काफ़ी एक प्रथा रही है जानवरों को मारने की, और एलिफेंट्स को काफ़ी ज़्यादा ढूंढ कर मार रहे थे जो सैनिक वॉर के टाइम पे। तो इसके बारे में भी हमें बताया कि कैसे इनका कंजर्वेशन, हमारे जो हिंदुस्तान के कल्चर में तो है ही, लेकिन बाहर हमें ये कम देखने को मिलता है। जी, आपका ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैम। हम इसका रेफरेंस वियतनाम वॉर से लेते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं इसमें। वियतनाम वॉर में अमेरिकन आर्मी फाइट कर रही थी वियतकॉन्ग के साथ में। तो वियतकॉन्ग जंगल वॉरफेयर में बहुत स्मार्ट थे, किस तरह से बूबी ट्रैप लगाना है, क्या करना है। वो जंगली हाथियों को ट्रेन करके यूज करते थे, हो ची मिन ट्रेल से पार करके, नॉर्थ से साउथ पार करते थे। और वियतनाम का जंगल इतने वॉर के बाद भी आज भी बहुत घना जंगल है, बहुत अमेजिंग जंगल है। तो अमेरिकन आर्मी ने टारगेट किया वियतनाम के हाथियों को। रीज़न क्या था कि वियतकॉन्ग के जो लोग हैं वो हाथियों को ट्रेन करेंगे, फिर उसको उनके ही खिलाफ यूज़ करेंगे। तो वॉर टाइम में तो हाथियों को मारा ही जाता था, लेकिन अमेरिकन आर्मी को अगर जंगली हाथी भी दिख गया तो उसको भी वो लोग मार दिया करते थे। तो कितना नुकसान है ये वाइल्ड लाइफ का जब वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं। और एक और आपकी डॉक्यूमेंट है द लास्ट ट्राइब, जो खासकर नक्सल प्रभावी एरियाज़ हैं। खैर हम ऐसा कुछ सुनते हैं तो सबसे पहले नक्सलाइट्स ही हमें याद आते हैं, मगर वहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में कोई बात नहीं करता है, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। आपने कैसे सोचा कि इस विषय पे भी मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी है? मैम, मैं ऑपरेशन कमांडर था एंटी नक्सल ऑपरेशन साउथ उड़ीसा मलकानगिरी कोरापुट बॉर्डर पे। वहाँ पे मैंने जाते ही, क्योंकि मेरा स्टडी वाइल्ड लाइफ में रहा है, बाकी चीज़ें हैं, तो हमारी जो मैंडेट था एंटी नक्सल ऑपरेशंस था, हमारा काम वही था। लेकिन एक स्वाभाविक बातें हैं, आप जंगल में जाते हैं तो आपको सब चीज़ें दिखती हैं, और जंगल में जब आप चलते हैं वहाँ पे आईडीज़ होते हैं, एम्बुश होते हैं। एज कंपनी कमांडर आपको बहुत अलर्ट होकर चलना पड़ता है। आपके साथ ट्रूप्स होते हैं, 25 से 40 ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो कहीं एम्बुश तो नहीं है। दूसरी चीज़ है, तो आप जंगल को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। इतने माइन्यूटली ऑब्जर्व करने में आप बहुत कम चीज़ें मिस कर पाते हैं। कुछ नई प्रजातियां हैं सांपों की, कुछ नए कल्चर हैं, और वहाँ का जंगल, वहाँ का लैंडस्केप, एवरीथिंग। वहाँ पे एक ट्राइब रहा करती थी मैम, बोंडा ट्राइब। तो कहते हैं कि जब ह्यूमन माइग्रेशन हुआ लगभग 60,000 साल पहले, जब अफ्रीका से हम और आपके जो वंशज थे पुराने, जब वहाँ से आए, अब मैं 60,000 साल बोल रहा हूँ तो इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री। रिकॉर्डेड हिस्ट्री भी 5 से 7,000 साल पहली है सिंधु घाटी की। हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं। जब वो यहाँ पे आए, जो ह्यूमन माइग्रेशन हुआ यहाँ पे, तो कुछ ऐसे लोग थे जो तब से लेके आज तक बगैर बदलाव के रह पाए, बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन। वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है। बोंडा ट्राइब। तो वो ट्राइब मार्केट में आती थी, हमारा बेस कैंप वहीं था। तो मैंने देखा वो लोग गले में रिंग वगैरह बांधते थे, गले में रिंग वगैरह वो सब बांधते थे। आपने देखा हुआ कुछ वियतनामीज कल्चर में भी ऐसा बांधते हैं। तो मुझे लगा ये लोग कौन है, कहाँ से आते हैं। तो फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा इनके जो गांव हैं उनमें से 2 गांव ऐसे हैं जहाँ तक हम लोग पहुँच भी नहीं सकते हैं। तो मैंने ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन लॉन्च करने का पर्पज़ ये था कि नक्सलियों का उन गांव पे क्या प्रभाव है ये देखने का, क्योंकि आप मान के चलिए कि आर्म फोर्सेस कोई वहाँ तक अब तक गई नहीं थी। तो एक जिम्मेदारी के तौर पे कि हम लोग, मैं जाके देखूं एक बार, क्योंकि हम लोग गए तो है नहीं वहाँ पे, और वो लैंडस्केप भी ऐसा है। वहाँ पे गए, एंड ओवरऑल वो कहानी है द लास्ट ट्राइब। ओवरऑल उस स्पीसीज, अपना लैंडस्केप के बारे में, ट्राइब्स के बारे में, एंड उस एरिया के बारे में कि नक्सल एरिया में किस तरह से आप
नेचर को देख पाते हैं। जी, आप अगर हम वियतनाम के जंगलों की बात करें या फिर नक्सल कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की बात करें तो काफ़ी घने जंगल जैसा कि आपने बताया रहते हैं और उन्हीं जंगलों में जाना ही इतना मुश्किल होता है, लेकिन आप वहाँ जाके उसको रिकॉर्ड करना, फिल्म करना, ये अपने में इतनी बड़ी बात है। तो क्या लॉजिस्टिक चैलेंजेस और टेक्निकल चैलेंजेस आपने फेस किए इस जर्नी में? मैम लॉजिस्टिकल चैलेंज तो बहुत हैं। अभी आप मान के चलिए अगर मुझे केवल डॉक्यूमेंट्री ही बनाने के लिए मैं जाऊँ तो मैं नहीं जा सकता हूँ। मैं आज भी नहीं जा सकता हूँ, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है किसी का जाना, क्योंकि मैं जब गया था मेरे साथ में 100 कमांडोज गए थे AK-47 के साथ में। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। मैगजीन, ग्रेनेड सब कुछ लेके हम लोग पूरी तैयारी के साथ गए थे, क्योंकि हम लोग नक्सल जोन में जा रहे थे। वो एरिया ऐसा था जहाँ पे नक्सल्स का कैंप भी था, ट्रेनिंग सेंटर भी था। मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। और ऐसे सिचुएशन में आपने फिल्म मेकिंग भी करी और लोगों तक वो पहुंचाया भी, ये काबिलिए तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपको देख के प्रेरित होंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मैम। थैंक यू सो मच।